हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के वर्ष 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023, वर्ष 2022 और 19 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्नों में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन डी सही उत्तर है, रैम्पसन का। प्रश्न संख्या दूसरा है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन ए है पहिए का आविष्कार, बी आग की खोज, सी कृषि का आरंभ और डी अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, आग की खोज। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और पहिए का आविष्कार और कृषि का आरंभ ये नव पाषाण काल में हुआ था। प्रश्न संख्या तीसरा है, पहिए का आविष्कार हुआ देखिए ऊपर वाला ये नहीं, फिर से यहाँ पे पूछ दिया पहिए का। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, महापाषाण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है धार्मिक अनुष्ठान से, बी है उपकरणों से, सी है पर्वत श्रृंखला से और डी है समाधियों से। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, समाधियों से। जो महापाषाण का अर्थ होता है बड़े पत्थर होता है, इसका महापाषाण का अर्थ ही होता है बड़े पत्थर से, जिसका प्रयोग स्मारक और समाधियों के प्रयोग में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, साम का अर्थ है। ऑप्शन ए है यज्ञ, बी है मंत्र, सी है स्तुति और डी है गान। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, गान। देखिए सामवेद जो होता है वो एक ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, सामवेद किससे संबंधित है? तो उसका ऑप्शन एक रहता है संगीत से, वो सही उत्तर होता है और साम का अर्थ होता है गान से। प्रश्न संख्या 6 है, वेदांग कितने हैं? ऑप्शन ए है 7, बी 6, सी 5 और डी 3। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, 6। जो वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 जो है वेदांग होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। ऑप्शन ए है कुलप, बी है ग्रामिक, सी है ग्रामणी और डी है बीसपति। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, ग्रामणी। वैदिक काल का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए है गेहूं, बी चावल, सी जौ और डी उपयुक्त सभी। इसका डी सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, किससे हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, तांबे के अर्थ में। अयस शब्द का अर्थ तांबे के अर्थ में हुआ है ऋग्वेद में प्रयोग। प्रश्न संख्या 10 है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, तृतीय बौद्ध संगीति में। प्रश्न संख्या 11 है, सौर मंडल का मुखिया है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी शनि और डी सूर्य। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, सूर्य। प्रश्न संख्या 12 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। महासागर 5 होते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। प्रश्न संख्या 13 है, नासा की स्थापना हुई। तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, 29 जुलाई 1958 में। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके अलावा नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न संख्या 14 है, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, 5 वर्ष। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 15 है, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए है सदस्य, बी अध्यक्ष, सी उपाध्यक्ष और डी मेयर। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, मेयर। मेयर या महापौर कहलाता है नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जो कि अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? उत्तर, कृषि का आरंभ नव पाषाण काल में हुआ। प्रश्न संख्या 17 है, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? उत्तर, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। मेसोपोटामिया 2 शब्द, मेसोस जिसका अर्थ मध्य और पोटामोस जिसका अर्थ नदी से बना है। देखिए मेसोपोटामिया 2 शब्द से बना है, मेसोस और
पोटामोस से, जिसमें मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटामोस का अर्थ होता है नदी। प्रश्न संख्या 18 है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 1544 ईसा पूर्व में की थी। प्रश्न संख्या 19 है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। प्रश्न संख्या 20 है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? उत्तर, ग्रांड ट्रंक रोड 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। यह रोड काबुल अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच हुई? उत्तर, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। प्रश्न संख्या 22 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? उत्तर, सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए, इसमें जितना पूछेगा अति लघु उत्तरी में उतना ही आप लिखेंगे, उसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक ही नंबर का प्रश्न होता है, तो आप इसमें जितना पूछे उतना ही लिख दीजिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लघु उत्तरी में आपको लिखना पड़ेगा 60 वर्ड से ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, जैन धर्म के 5 अणु व्रत क्या है? उत्तर, जैन धर्म के 5 अणु व्रत यहाँ महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 24 है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। उत्तर, बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है, यानी अहिंसा पे बेस्ड है बौद्ध धर्म। सबसे ज़्यादा महत्व अहिंसा को दिया जाता है बौद्ध धर्म में। प्रश्न संख्या 25 है, मापन के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। उत्तर, मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और दूसरा लघु मापक मानचित्र। दीर्घ मापक मानचित्र में छोटे क्षेत्र को बड़े आकार में मानचित्र में दिखाया जाता है, जैसे छोटे गांव या कस्बे को एक बड़े मानचित्र में दिखाया जाता है। इसका पैमाना बड़ा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में ही 10 किलोमीटर को दिखा दिया जाता है, तो ये बड़ा दीर्घ मापक मानचित्र है। और दूसरा होता है लघु मापक मानचित्र, इसमें बड़े क्षेत्र को छोटे क्षेत्र में दिखाया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। जैसे पूरी पृथ्वी का पैमाना मान लिया जाता है दूरी का, 1 जैसे सेंटीमीटर बराबर 1000 या 10,000 किलोमीटर, इसको लघु मापक मानचित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? उत्तर, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। प्रश्न संख्या 27 है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? उत्तर, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। उत्तर, नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है नगर निगम शुल्क, जैसे गाड़ी, रिक्शा, बस, ठेला पर वार्षिक शुल्क लगाता है। दूसरा, हाट एवं बाजारों से आय। तीसरा, मकान कर, जल कर, शौचालय कर। चौथा, सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। और 5वां, सीमा शुल्क। ये सभी जो नगर निगम के आय के स्रोत होते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? उत्तर, जिले में परिवार कल्याण के कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। प्रश्न संख्या 30 है, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन का होता है? उत्तर, फरवरी हर चौथे वर्ष या 3 वर्ष बाद 29 दिन का होता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। हर 3 वर्ष बाद आ जाता है, चौथा वर्ष आएगा, और या तो चौथे वर्ष नहीं तो 3 वर्ष बाद, तो 29 दिन का होता है, जिसको लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर चेक करने के लिए कोई वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे उस सन में, और जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वो लीप ईयर होगा। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा, तो लीप ईयर नहीं होगा। प्रश्न संख्या 31 है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इतिहास का अर्थ पूर्व में घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इतिहास शब्दों से बनी है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, यानी निश्चित रूप से घटित घटनाओं को ही इतिहास कहते हैं। आज जो भी कुछ हो रहा है वो कल के लिए इतिहास हो जाएगा, यानी आने वाले कल में वो आज इतिहास हो जाएगा। आज का जो भी घटना घटित हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो आने वाले कल में इतिहास हो जाएगा, यानी कल। प्रश्न संख्या 32 है, आदि मानव से आधुनिक मानव तक की विकास प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए? लिखिए। उत्तर, मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर
ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। प्रारंभिक यानी आदि मानव के कई रूप बदलते बदलते जो कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है, तो मुख्यतः जो इसमें प्रश्न पूछा है कि आदि मानव से आधुनिक मानव में का विकास की प्रक्रिया में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले जो 56 लाख वर्ष पूर्व जो मानव अस्तित्व में आया, उसकी पूंछ हुआ करती थी और वो 4 पैरों पे चलता था, यानी हाथ भी पैर हुआ करते थे और उसके शरीर पे बड़े बड़े बाल होते थे जैसे बंदर के होते हैं, और पूंछ भी हुआ करता था। उसके बाद से धीरे धीरे मानव खड़ा होना शुरू हुआ, यानी 2 पैरों पे खड़ा होना शुरू हुआ और हाथ छोटे होते गए और पतले होते गए क्योंकि इनका यूज़ कम होता गया। उसके बाद से धीरे धीरे शरीर पे रोएँ यानी बालों का कम होना, बाल भी कम होने लगे और पूंछ भी धीरे धीरे गायब होने लगा। और वर्तमान में मानव का पूंछ नहीं होता है और शरीर पे बड़े बड़े बाल नहीं होते हैं। तो ये आधुनिक मानव तक का परिवर्तन था। प्रश्न संख्या 33 है, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिकों एवं धर्म सुधारकों के बारे में संक्षेप में लिखिए। उत्तर, चीन के 2 प्रमुख दार्शनिक एवं धर्म सुधारक निम्नलिखित हैं। पहला है कन्फ्यूशियस, दूसरा है लाओ त्से या लाओसु या लाओजी। ये तीनों नाम एक ही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से आपको मिलेगा, तो आप तीनों में कोई भी एक लिख सकते हैं या तीनों भी लिख सकते हैं। पहला है कन्फ्यूशियस। चीन के महान दार्शनिक एवं धर्म सुधारक कन्फ्यूशियस का जन्म 1551 ईसा पूर्व को चीन के पूर्व प्रांत शान होंग के क्यूशू शहर में हुआ था। इसी के बारे में दिया है, कन्फ्यूशियस के समय चीन की शक्ति बिखर गई थी और उस समय कमजोर झोऊ राजवंश का आधिपत्य था। उस समय में कन्फ्यूशियस के दार्शनिक विचारों के साथ ही उनके राजनीतिक और नैतिक विचार ने चीन के लोगों पर अच्छा खासा प्रभाव डाला। दूसरा है लाओ सू, यानी इसको लाओजू भी कहते हैं। लाओ जी यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो ताओ ते चिंग नाम के मशहूर उपदेश लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधाराओं पर आधारित धर्म को ताओ धर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ग्रह यह एक आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिसे ग्रह कहते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल आदि। उपग्रह वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, जैसे उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है तथा पृथ्वी का एक उपग्रह है। जो सूर्य का चक्कर लगाता है उसको ग्रह, और जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, मानव का संपूर्ण जीवन किन 4 आश्रमों में विभक्त था? प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी निश्चित थी? संक्षेप में लिखिए। उत्तर, हिंदू धर्म में मानव जीवन के जीन नहीं है, यहाँ जीवन है। जीवन के 4 प्रमुख भाग दिए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष की आयु को कहते हैं ब्रह्मचर्य। इस आश्रम में जो व्यक्ति होता था, गुरुकुल में रह के या अपने गुरु के पास रह के शिक्षा ग्रहण करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। इसमें ये शिक्षा का काल कहते हैं ब्रह्मचर्य को। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक। इसमें जो व्यक्ति का विवाह होता था और वो वैवाहिक जीवन जीता था और उनके बच्चे होते थे, उनको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का समय है 50 वर्ष से 75 वर्ष। इसमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, यानी पीछे वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को फैमिली की जिम्मेदारी यानी अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप देता था और वो परिवार से मुक्त हो जाता था। इसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। और चौथा है संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष तक के माने जाता है आयु को। इसमें आदमी सन्यासी बन जाता था और ईश्वर की आराधना में और तपस्या में लग जाता था। इसको सन्यासी आश्रम कहते थे और ये समय होता था 75 से 100 वर्ष। इसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। प्रश्न संख्या 36 है, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, उल्लेख कीजिए। उत्तर, मौर्य साम्राज्य के केंद्रीकृत प्रशासन पर टिका था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण आधार सुयोग एवं दूरदर्शी सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः लगभग 185 ईसा पूर्व में
अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या हो गई। मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। जो उत्तराधिकारी होते थे अलग अलग विभाग के, वो निर्बल और अयोग्य थे। दूसरा है राष्ट्रीय चेतना का अभाव। तीसरा प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण। चौथा है करों की अधिकता। पांचवा अशोक की धर्मनिरपेक्ष नीति। छठवां आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं। और सातवां प्रांतीय शासकों के अत्याचार। प्रश्न संख्या 37 है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। उत्तर, पृथ्वी की आंतरिक भाग 3 परतों में व्यवस्थित है। भूपर्पटी, प्रवाह और क्रूड, यह 3 भाग हैं पृथ्वी के। इसकी कल्पना सामान्य शब्दों में एक उबलते हुए अंडे को छिलके की प्रक्रिया से कर सकते हैं। इसकी बाह्य सख्त एवं पतली परत भूपर्पटी, जैसे एक अंडा होता है, सबसे ऊपर उसका सफ़ेद छिलका होता है, उसके बाद वो सफ़ेद वाला पार्ट होता है, फिर उसके अंदर एक छोटा पार्ट पीला वाला होता है। इसको आप पृथ्वी से तुलना कर सकते हैं। जो ऊपर भाग है लिखा हुआ है, इसकी वाह्य सख्त एवं पतली परत भूपर्पटी से, यानी उसका भूपर्पटी मान सकते हैं आप। और मध्य जो परत होता है वो प्रवाह से, और आंतरिक परत क्रोड की तरह दिखती है। और ये फिगर है, देखिए पृथ्वी का, मान लीजिए कि ये फिगर है, ये पृथ्वी है, और ये ऊपर वाला जो ये परपटी है इसको वाह्य सियाल परपटी कहते हैं। सिलिकॉन सियाल, देखिए सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है परपटी में। और मध्य भाग जो होता है वो ये होता है मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेट की परत होती है। ये हो गया दूसरा परत। तीसरा जो परत होता है ये होता है क्रोड। इसको क्रोड कहते हैं, धात्विक। ये इसमें मैग्मा भरा होता है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ये है वांडर क्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे का वर्णन है। और भी कई खगोल शास्त्री भी इसके संरचना के बारे में बताए हैं, तो हमने एक का एक यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। प्रश्न संख्या 38 है, सड़क दुर्घटना होने के मुख्य क्या क्या कारण होते हैं, लिखिए। उत्तर, सड़क दुर्घटना होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला है वाहन चालकों का सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान न देना। दूसरा, गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना। तीसरा, लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक न होना। चौथा, पैदल चलने वालों द्वारा भूमिगत तथा पैदल रास्ता का उपयोग न करना। और पांचवा है गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, रेडियो सुनना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना आदि। छठवां है दुर्घटना के कारण में गाड़ी तेज गति से चलाना। सातवां है लापरवाही से गाड़ी चलाना। आठवां है गाड़ी की समयानुसार देखभाल न करना। और नौवां वाहनों की ओवरलोडिंग, यानी बहुत ज़्यादा उस पर ओवरलोड कर देना। यानी बाइक है तो 3 लोग या 4 लोग बैठ जाना, और कोई भी वाहन है तो उस पर ज़्यादा सामान रखना, उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली की अवधारणा लिखिए। उत्तर, ग्रामीण जीवन शैली, ग्रामीण क्षेत्र में कम लोग होते हैं और उनके घर और व्यवसाय एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्राथमिक उद्योग है। अधिकांश लोग खेती या फार्मों में रहते हैं या काम करते हैं, कम करते नहीं है, काम करते हैं। दूसरा है नगरीय जीवन शैली। नगरीयता एक जीवन शैली है जिसमें गतिशीलता, कृत्रिमता, उदारता, सहिष्णुता और नवीनोन्मुखता के विशेष गुण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। भारत की जलवायु के बारे में लिखिए। यहाँ मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं, उनके बारे में लिखना है। उत्तर, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, परंतु किसी जलवायु में काफ़ी क्षेत्रीय विविधता भी पाई जाती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की जलवायु को निम्नलिखित 4 ऋतुओं में बांटा है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। भारत का मौसम ऋतु 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है: अरब सागर से आने वाली हवाओं तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।